the season. I am Dr. Vijay Varat. I'm an asthma and allergy specialist practicing last 25 years in Pune, the owner of Sai Allergy Asthma and Hospital. And we must have seen like asthma cases have already increased in India also. जैसे कि पहले हम इसे डायग्नोज नहीं करते होते थे, अभी हमने उसे पहचानना चालू किया है। और लोगों में पहले जो एक डर होता था, अस्थमा मतलब कि बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइफ लॉन्ग रहती है, प्रॉब्लम्स होते हैं और इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से पढ़ाई होती गई, रिसर्च होते गया, तो अभी ये देखा गया है कि अस्थमा को बहुत अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं और जो नॉर्मल लोग जिस तरह से जीते हैं उसी तरह से अस्थमा में लोग जो है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रखे हम नॉर्मल लोगों की तरह जी सकते हैं। तो इवन बचपन में अगर बच्चों में भी देखेंगे तो बालदमा जो बोलते हैं अस्थमा, ये नंबर 1 क्रॉनिक डिसीज है। और बड़ों में भी अभी ये आज जो फर्स्ट 5 डिसीज जो होते हैं, बीमारियां होती है, उसमें आज इंडिया में केसेस देखे जाते हैं। इसे अलग अलग तरीके के नाम दिए जाते हैं, जैसे सर्दी की खांसी बोलते हैं, वातावरण में बदल होने के बाद या कुछ खाने पीने के बाद जब कफ हो जाता है या इरिटेटिंग कॉफ होता है तो उसे कभी कभी ब्रोंकाइटिस भी कहा जाता है। और जब रिपीटेडली हो जाता है फिर उसे कुछ टेस्ट के बाद, जैसे लंग फंक्शन टेस्टिंग, इसमें स्पायरोमेट्री, ऑसिलोमेट्री, फेनो, ये टेस्ट होते हैं, फिर एक्सपर्ट डॉक्टर जो है उसे बोल देते हैं कि ये दमा है। तो हम अभी इस पे बात करेंगे कि इसे किस तरह से अच्छी तरह से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसके जो लोगों में गलतफहमियां हैं इसके मेडिसिन के बारे में, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसे किस तरह से हम प्रिकॉशंस लेके भी इसको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिसिन बेस्ट होती है। तो जो अस्थमा के जो टाइप्स होते हैं उसके हिसाब से सबसे बेस्ट देखा गया है कि इनहेलर थेरेपी वो बहुत अच्छी है। उसमें जो मेडिसिन होती है वो माइक्रोन्स में होते हैं, इसमें काफी रिसर्च किया गया हुआ है और उसके बाद ही ये एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, जैसे कि मैं अभी 25 साल से यूज कर रहा हूँ, उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, उसकी कोई आदत नहीं लगती है। हाँ, सिर्फ इसके ये है कि ये जो इनहेलर्स या कोई भी मेडिसिन होती है तो कुछ लोगों को 8 घंटे के बाद, कुछ लोगों को 12 घंटे के बाद, कुछ लोगों को 24 घंटे के बाद देना पड़ता है, क्योंकि वो मेडिकेशन का एक्शन वो जो पेशेंट को कितना सीवियर अस्थमा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी के साथ में वो पेशेंट कौन से एनवायरमेंट कंट्रोल या जो एलर्जेंस है, पोल्यूटेंट्स है, या वो कौन से एरिया में रह रहा है, आजू बाजू में अगर कोई शुगर फैक्ट्री है या कोई और भी कॉटन डस्ट है या फार्मर्स है या कोई जलाता है या सम स्मोक, उसके हिसाब से रहता है कि कौन से पेशेंट्स को किस तरह के इनहेलर्स लगेंगे, कितने दिन देने पड़ेंगे या प्रिकॉशन लेने के बाद। तो इनहेलर्स ये सबसे बेस्ट है। उसमें 2 प्रकार के इनहेलर्स होते हैं। एक जो है वो रेस्क्यू थेरेपी होती है, जिसमें इमीडिएट रिलीफ देने के लिए वो जो मेडिसिन होती है उसमें लियोसाल्बुटामोल, इस तरह की साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, ऐसी मेडिसिन होती है कि जिससे पेशेंट्स को जो भी सिकुड़न होती है, अंदर जो सूजन होती है और जो म्यूकस तैयार होते रहता है उसकी वजह से, तो ये सिकुड़न और सूजन इमीडिएट रिलीफ की वजह से पेशेंट को फायदा होता है। जो मेडिसिन यूज करते हैं उसके हिसाब से कुछ लोगों को 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा उसकी एक्शन रहती है और जो सिवियरिटी है उसके हिसाब से वो देना। दूसरे होते हैं वो कंट्रोलर मेडिकेशन, तो जिससे जो है उसमें बुडेसोनाइड से लेटे फ्लूटिकाजोन, ऐसे ही इनहेल स्टेरॉइड्स ही होती है, लेकिन उसके बिल्कुल साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैंने खुद अभी तक लाखों पेशेंट्स में, बच्चों से लेकर बड़ों तक यूज किए हैं। 2 साल के ऊपर के बच्चों को भी हमने यूज किया हुआ है और काफी सालों से हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो वो जाके अंदर जो सिकुड़न से इन्फ्लेमेशन पे आता है, फिर नॉर्मल में सांस नली क्या आती है, तो वो इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करके ये सांस की नलियों को नॉर्मल स्टेज तक लाने का जो काम होता है ये कंट्रोलर मेडिकेशन करते हैं। तो उसके भी अच्छे डॉक्टर की सलाह से उसकी कितनी मात्रा देनी चाहिए, उसका जो मिलीग्राम में डोज होता है वो देना चाहिए। और उसी में भी जो मेडिसिन होता है वो माइक्रोग्राम में अंदर जाते हैं और कम से कम डोज में ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देते हैं। तो ये 2 प्रकार की मेडिसिन पेशेंट अगर अच्छी डॉक्टर की सलाह से अगर लेते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छी इंप्रूव हो सकती है, उनके रिपीटेड अटैक्स कम हो जाते हैं और वो नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। तो जो पहले लोगों को ये जो गलतफहमी है कि ये आदत लगाने वाली चीजें हैं, ये जिंदगी भर लेनी पड़ती है, इस तरह से बिल्कुल नहीं है। अभी दूसरी बात है कि अस्थमा के रीजंस क्या क्या है, तो उसके हिसाब से फिर मेडिसिन में भी बदल होते हैं। तो इसमें जेनेटिक्स जो बदल गया है, जैसे कैंसर बढ़ गए हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उसी तरह से अस्थमा भी एक जेनेटिक डिसीज है। और प्रैक्टिकली इसमें जो है एलर्जेंस, पोल्यूटेंट्स, इनका बहुत बड़ा रोल है।
एलर्जेंस में अगर हम कहेंगे तो अपने गद्दों में, सोफा में, पर्दों में जो डस्ट माइट से लेके जो परागकण पोलन्स होते हैं वो काफी किलोमीटर तक ट्रैवल करते हैं। फिर एनिमल डैंडर्स, कुत्ते बिल्ली के बाल जो है, इवन उसके यूरिन के स्मेल से लेके फिर इंसेक्ट्स के ड्रॉपिंग्स डाइट फिदर होते हैं, फंगस मोल्ड्स हो सकते हैं। ये सब्जियां फ्रूट से लेके अपने किचन के फूड पार्टिकल्स कॉर्नर्स में बैठते हैं। बेसिन कहीं लीकेज रहेगा, कहीं बाथरूम में या पब्लिक प्लेस में, स्कूल के बाथरूम में, ऑफिस बाथरूम्स में ये मोल्ड्स वगैरह देखे गए। और इंडोर पोल्यूटेंट्स में जैसे क्लीनर्स यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, और आउटडोर पोल्यूटेंट्स जैसे गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये इसमें और तकलीफ देते रहते हैं। तो इन्हें ढूंढना जो है अच्छे डॉक्टर की सलाह से अगर हम इसे फाइंड आउट करते हैं, उसके स्टैंडर्डाइज एलर्जी टेस्ट होते हैं और उसकी अगर स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेते हैं और उसी के साथ में ये प्रॉपर इनहेलर, तो इसे काफी अच्छी तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ये इनहेलर्स का डोज भी हम धीरे धीरे कम करके हुए इसको हम वो सीजन के हिसाब से, जैसे काफी लोगों को विंटर में, क्योंकि ये पोलन्स, डस्ट माइट्स का प्रमाण होता है और ठंडी की वजह से ये जो स्मॉग और पोल्यूटेंट्स नीचे के लेवल पे आते हैं तो उसकी वजह से और ट्रिगर होते रहता है। तो इसको हम अगर कंट्रोल करेंगे तो काफी रिलीफ मिल जाता है। दूसरी बात है कि लोगों में ये गलतफहमी है कि इसे इम्यूनिटी बढ़ा के हम ठीक करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एलर्जी, अस्थमा, इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और दमा जो है ये हाइपर सेंसिटिव डिसीज है, इट इज नॉट अ लोअर इम्यूनिटी। तो पहली बात तो लोगों को ये गलत फहमी देखे हम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और आपको ठीक करेंगे, ये गलत बताया जाता है। तो साइंटिफिकली इसमें हाइपर सेंसिटिव डिसीज है। इसलिए सिंपल प्रिकॉशंस लेंगे हम तो इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, प्रिकॉशन से फायदा ही होगा, इससे कोई इम्यूनिटी कम नहीं होती है। क्योंकि ये एलर्जी है तो इनको अगर अवॉइड करेंगे, जैसे डायबिटीज में हम अगर शुगर अवॉइड करेंगे तो ही शुगर कंट्रोल में आ जाएगी, उसी तरह से इसमें अगर प्रिकॉशंस लेते हैं तो उससे हम इम्यूनिटी वगैरह बिल्कुल कम नहीं करते। तीसरी बात है कि लोगों को लगता है कि जैसे कि घर में किसी को दादा दादी या माता पिता किसी को अगर दमा है, तो पहले जमाने में कैसा था कि पोल्यूशन इतना नहीं था, एलर्जेंस की पोटेंसी इतनी नहीं थी, तो वो कुछ ये या कोई मेडिसिन लेके टेम्पररी कंट्रोल करके वो 70-80 साल तक जीते थे। लेकिन अभी से ऐसा नहीं है, ये भी बहुत सीरियस बीमारी है। अभी इससे जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ये और ज्यादा हो रहे हैं। न्यूमोनिया से लेके सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस में काफी पेशेंट जा रहे हैं। इनमें से काफी लोगों को कोमॉर्बिडिटीज होती है, जैसे खर्राटे लेने से लेके साइनोसाइटिस या और भी सीवियर। 30% लोगों को अगर अस्थमा कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं तो वो कार्डियक प्रॉब्लम भी कर सकता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और फिर अगर इमीडिएट रिलीफ के लिए काफी बार ये देखा गया है कि लोग ये डर की वजह से इनहेलर नहीं लेते हैं और ओरल और इंजेक्शन स्टेरॉइड्स काफी दी जाती है, तो उसके उल्टे साइड इफेक्ट्स है, जिससे ओबेसिटी, लट्ठापना बढ़ जाता है और फिर उसकी वजह से और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस हो। तो दमा ये जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीज है, तो जिसके में जैसे मैंने कहा था कि जेनेटिक्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। उसी तरह से थर्ड जो है लाइफस्टाइल, तो स्ट्रेस से लेके हम जो आजकल कुछ भी खाते रहते हैं, हेल्दी फूड कम हो गया है ओवरऑल, तो वो एडिटिव, प्रिजर्वेटिव से लेके उससे भी और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और उससे इसको और ट्रिगर हो जाता है। तो लाइफस्टाइल को भी मैनेज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कम करना चाहिए, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लेके जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस है वो डॉक्टर की सलाह से अच्छी तरह से करना चाहिए। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि काफी बार लोग जो है किसी का सुन के जाके सडनली एक्सरसाइज चालू कर देते हैं और वहां पे कोलैप्स भी हो चुके हैं। तो इस तरह से भी नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से कंट्रोलर इनहेलर, रिलीवर इनहेलर ये अपने साथ में रखे, अच्छी डॉक्टर की सलाह से कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। स्विमिंग से लेके जो हमारे यहाँ पे जो योगा प्राणायाम होते हैं इसका भी यूज हम कर सकते हैं, जिससे एड ऑन थेरेपी हम करेंगे या सपोर्टिव थेरेपी, जिससे काफी फायदा हो। उसी तरह से न्यूट्रिशन में जैसे मैंने अभी कहा था कि ऑर्गेनिक फूड्स और जो न्यूट्रिशियस होते हैं, बैलेंस डाइट हम जो कहते हैं, उसमें सभी प्रकार के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच नट्स और जो है इनका भी प्रमाण बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के अंदर का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने के लिए और न्यूट्रिशन मिलने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी खांसी की वजह से और ब्रेथलेसनेस, जो ज्यादा सांस चलती है उसकी वजह से मसल्स की पावर कम हो जाती है, फटीगनेस, उसके लिए कुछ अच्छे प्रोटीन्स भी जरूरी है। तो जिस तरह से हम हमारा डाइट होता है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, उसी तरह से हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन्स जो है, जो बीन्स, लेंटिल्स से लेके एग्स, चिकन, मटन, फिश, इनमें से भी मिल जाते हैं। तो उसका भी बैलेंस में उसका कंजम्पशन जो खाने में हमें रेगुलरली आनी चाहिए। अभी इसमें भी एक गलतफहमी है लोगों की कि ये फूड नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रूट्स और सभी लोगों को इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, जो अस्थमा में से काफी पेशेंट्स में एलर्जी की एक अंडरलाइन कॉज अगर रहेगा, जिससे बच्चों में 90% बच्चों में देखा गया है कि अंडरलाइन एलर्जी होती है, बड़ों में 65 to 80% एलर्जेंस आर द ट्रिगर्स। तो उनमें जो है बॉडी के अंदर हिस्टामिन बढ़ जाता रहता है और उनके जो गट में भी अगर इन्फ्लेमेशन है और ये अगर कुछ सिट्रस फ्रूट्स या कुछ खा लेते हैं तो तभी टेम्पररी हिस्टामिन बढ़ने की वजह से उनको ये ट्रिगर होता है। तो जब अगर अंदर से ही अगर हम इन्फ्लेमेशन अच्छी तरह से कंट्रोल करते हैं सेफ मेडिसिन से, तो ये वो चीजों को भी खा सकते हैं, उसका टॉलरेंस भी धीरे धीरे अच्छे
एलर्जी स्पेशलिस्ट की सलाह से वो डेवलप भी कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि जिनको अस्थमा है वो कोई भी एक्टिविटीज नहीं कर पाए, बाहर खेलने जाना, एक्सर्शनल कहीं पे क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग वगैरह, बिल्कुल नहीं है। आज 25 साल में हमने लाखों पेशेंट जो इतने सीरियस हमारे पास आते हैं जो ये डर की वजह से, उनको हमने प्रॉपर इनहेलर्स से लेके, जैसे मैंने अभी कहा, ये इंडोर आउटडोर पोल्यूटेंट्स, एलर्जेंस, इसके जो प्रॉपर टेस्टिंग करके, उनके लंग फंक्शन टेस्टिंग करके, उनको जो अच्छे कंट्रोलर मेडिकेशंस देके और सेफ मॉन्टोलिकास्ट या कुछ एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं, इसके कॉम्बिनेशंस, नेजल स्टीरॉइड्स, उसके भी बिल्कुल साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, वो बहुत सेफ होते हैं, क्योंकि नेजल से ही स्टिमुलेशन मिल जाता है। उसे वन एयरवे वन डिसीज हम कहते हैं, या वन म्यूकोजा वन डिसीज। मतलब क्या है कि नाक का जो म्यूकोजा होता है, अंदर से जो चमड़ी होती है, वही ये पोल्यूटेंट्स और एलर्जेंस से सेंसिटाइजेशन होने की वजह से नेजो ब्रोंकियल रिफ्लेक्स होता है, या नेजो थ्रोट, या नेजो साइनल, ऑक्यूलर, ये सब रिफ्लेक्स होते हैं। और फिर कुछ लोगों में अगर कुछ गट इन्फ्लेमेशन रहेगा तो उससे भी कुछ ट्रिगर हो सकता है। तो ये इन्फ्लेमेशन अगर हम कंट्रोल में करते हैं, या नेजल स्टेरॉइड से प्रॉपरली इसे अगर हम मैनेज करेंगे, नेजल डाउचिंग होती है, और सिंपल प्रिकॉशंस, जैसा भी ये विंटर चल रहा है, तो जो स्मॉग होता है, इसमें ये पोल्यूटेंट्स और एलर्जेंस नीचे के लेवल पे ट्रैप हुए रहते हैं। तो उस टाइम में थोड़ा सा मास्क यूज करेंगे, बाइक पे जाते हुए आजू बाजू में गाड़ियां जाती रहती है, उसका धुआं जो होता है, या जब लोग एसी ऑन करते हैं तो उसके साथ पोलन्स और ये काफी अंदर आ जाते हैं, तो उसके लिए पोलन फिल्टर बिठानी चाहिए। तो ऐसे सिंपल प्रिकॉशन लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से अस्थमा कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं। और कुछ लोगों को एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा होता है, बच्चों से लेके बड़ों तक, तो उनमें जो है फिर जैसे ही वो कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी होने वाली है, या तो उसमें कॉम्बिनेशन वाले इनहेलर्स होते हैं, जैसे साल्मेट्रॉल, फ्लूटिकाजोन, फॉर्मेट्रॉल, बुटेसोनाइड। तो ये अच्छी डॉक्टर की सलाह से उसका जो सही मात्रा में 100, 200, 400, अगर ये इनहेलर लेते हैं आधे घंटा पहले, और फिर वो अगर एक्टिविटी करते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दे कैन हैव ऑल द एक्सरसाइजेस। स्लोली उसका टॉलरेंस डेवलप करना चाहिए, जिसको एक्सरसाइज इंड्यूस बोलते हैं ना। तो उनको स्लोली हम 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स इस तरह से एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, फिर वो एक्सरसाइज नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। और अस्थमा को जो है, जो कुछ पेशेंट्स जो कैजुअली लेते हैं वो फॉल्स कॉन्फिडेंस में जीते हैं, क्योंकि आजकल घर घर में नेबुलाइजर्स हो गए हैं, तो लोग वो टेम्पररी नेबुलाइजेशन लेते रहते हैं, उनको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है, और कंट्रोलर इनहेलर्स नहीं लेते हैं। तो वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेबुलाइजेशन में कंट्रोलर इनहेलर से ज्यादा डोज होता है, तो टेम्पररी पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो कोई सही ट्रीटमेंट नहीं है। वो तो एक्यूट रिलीफ के लिए होता है, जब ज्यादा मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा के अटैक्स होते हैं तभी के लिए। बाकी लोगों में जो है प्रॉपर कंट्रोलर मेडिकेशन अच्छे डॉक्टर की सलाह से, और उसी के साथ में भी जो उसका मॉनिटरिंग भी होना बहुत जरूरी है। फंक्शन टेस्टिंग 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, और जिस तरह से कंट्रोल में आते रहता है, उसके हिसाब से जो मेडिकेशंस का डोज एडजस्ट करना चाहिए, 400, 200, 100, जिस तरह से। इवन घर में भी ब्रीदोमीटर या पिक्लोमीटर्स होते हैं, उसका यूज करके भी पेशेंट खुद भी विंटर या रेनी सीजन में उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसे कैजुअली क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस मैंने जैसे बताए थे अभी, तो इसमें से काफी लोगों को सीवियर अस्थमा अटैक आता है, उसमें से कुछ लोगों को एक्चुअल एनाफिलैक्सिस में भी जा सकते हैं, जिससे सांस चोकअप होके हार्ट अटैक के जैसे सिम्टम्स होते हैं, और वो एकदम सडनली आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ्स भी हो सकती है। और कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से कुछ लोगों में सीवियर फूड एलर्जी भी हो सकती है उसके साथ में, या ड्रग एलर्जीज हो सकते हैं, उससे भी जानलेवा हो सकता है। और सीवियर अस्थमा के पेशेंट अगर अच्छी तरह से कंट्रोल में नहीं की गए, तो उसमें से 30% हार्ट कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं। और जो कोमॉर्बिडिटी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्नोरिंग, कराटे जो होते हैं, उनमें काफी लोगों को यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, एलर्जी की वजह से जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर नहीं पड़ता है, उसकी वजह से पैरालिसिस से लेके ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक्स, उसके भी चांसेस होते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, वन म्यूकोजा वन डिसीज, तो उसे भी ध्यान में रखे। इसमें से काफी लोगों को कान की भी प्रॉब्लम्स होती है, साइनोसाइटिस की, आंखों की एलर्जी, और फिर अगर खुद होके सेल्फ मेडिकेशन करते हैं पेशेंट, उससे भी फिर आंखों में भी कॉम्प्लिकेशंस होके काफी बार उसका प्रेशर बढ़ने की वजह से भी ग्लाउकोमा, कैटरैक्ट अर्ली एज में ये भी देखे गए हैं। तो उसमें एक टीम वर्क होता है, और डॉक्टर की सलाह से ही जरूरत पड़ने पे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी दिखाना चाहिए, जिससे ये कॉम्प्लिकेशंस भी कम करने चाहिए। और जैसे ये ओरल और पैरेंटल स्टेरॉइड्स की वजह से जो ओबेसिटी बढ़ रही है, तो वो अवॉइड कर सकते हैं हम सही सलाह से। अभी इसमें एडवांस थेरेपी में जो है, टारगेटेड प्रोबायोटिक्स से लेके बायोलॉजिक्स बोल के भी आए हुए हैं। कुछ पेशेंट्स जो मॉडरेट टू सीवियर अस्थमा के हैं, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ
ये सब करने के बाद भी जैसे मैंने कहा था कुछ प्रिकॉशंस, प्रॉपर इनहेलर थेरेपीज, प्रॉपर मॉनिटरिंग, लंग फंक्शन टेस्टिंग, और ये करने के बाद भी अगर कुछ लोगों को जो कॉम्प्लेक्स होता है कि जिनमें ये पोल्यूटेंट से लेके लाइफस्टाइल स्ट्रेस, लेट ऑनसेट हम बोलते हैं, जो कि बड़प्पन में 35-40 उम्र के बाद जिनको अस्थमा डेवलप होता है, उनमें ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो उनमें ये बायोलॉजिक्स, ओमालिजुमाब, मेपोलिजुमाब, पेंडालिजुमाब, ऐसे कुछ इंजेक्शन आए हैं जो सेफ टारगेटेड है, जो डायरेक्टली जाके वो वहां पे काम करते हैं। और इनके पीछे जो कुछ पेशियां होती है, इंटरल्यूकिन, तो उनकी वजह से ये ट्रिगर होते रहता है, तो उनको ब्लॉक करके पेशेंट की क्वालिटी ऑफ बहुत अच्छी हो सकती है। अभी काफी लोगों में हमने देखा गया है कि ये जो एलोपैथी मतलब लोगों को साइड इफेक्ट्स लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि यही एक साइंस है कि जिसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होके काफी सालों में कुत्ते बिल्ली पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स हेल्दी वॉलंटियर्स, फिर सिक लोगों में, बीमार लोगों में इसकी पढ़ाई होती है और फिर ये मार्केट में आते हैं। जबकि इसके पूरे साइड इफेक्ट्स जब तक नहीं हम कम करते तो उसके काफी अच्छे इफेक्ट्स होने चाहिए और साइड इफेक्ट्स मिनिमम होते हैं, तभी वो मेडिसिन मार्केट में आते हैं। साइड इफेक्ट्स तो हम देखेंगे तो हम आज जो भी खाते हैं, इतने सारा स्पाइसी, जो बर्गर्स, पिज्जा से लेके केक्स, बिस्किट्स, ये सब, इसके तो साइड इफेक्ट्स काफी है। तो ये इससे भी मैं बोलूंगा कि उससे भी ये सेफ है। तो इसका सही तरीके से नॉलेज होना जरूरी है। लोगों ने समझ के कि एलोपैथी इज नॉट साइड इफेक्ट्स, ये रिसर्च बेस्ड मेडिकेशन अच्छी डॉक्टर की सलाह से अगर हम लेते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी कर सकते हैं और इस डिसीज को काफी अच्छी तरह से कंट्रोल करके इसके कॉम्प्लिकेशंस जो है, न्यूमोनिया से लेके बाकी भी जो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस से लेके, मैंने जैसे कहा था, ये स्ट्रोक्स, पैरालिसिस, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, इनको भी हमें अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इन पेशेंट्स में कुछ वैक्सीन भी बहुत जरूरी है, छोटे होने दो या बड़े लोगों में भी। जैसे फ्लू वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, अभी आरएसवी वैक्सीन भी आया हुआ है। तो ये वैक्सीन सही तरीके से इनमें लेना जरूरी है। 50 साल के ऊपर के लोगों को इवन सिंगल्स बोल के नागिन का जो वैक्सीन होता है, इनमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनमें अगर ये वायरसेस हो जाती है तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। काफी अस्थमा के पेशेंट्स में लोग जो है, अस्थमा बोल के मैंने जैसे कहा था कि पिताजी, माँ या कोई ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को है और उन्होंने देखा रहता है कि वो काफी साल तक नेबुलाइजेशन लेके या कुछ मेडिसिन इंजेक्शन लेके ठीक थे। ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है। ये जो पोल्यूटेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से इसमें काफी पेशेंट्स क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, सीओपीडी में जा रहे हैं और सीओपीडी ये बहुत कॉम्प्लिकेशन होकर सेकंड डेथ कॉजिंग डिसीज आज इंडिया में हो चुका है। इसका अवेयरनेस बहुत कम है। तो इसलिए अच्छे डॉक्टर की सलाह से रेगुलर चेकअप करके, कभी कभी पेशेंट वो सीओपीडी में अगर जाने लगा तो उसके लिए इनहेलर्स ही होते हैं, उसमें मेडिसिन अलग होती है, उसका लेके पेशेंट जो है अच्छी तरह से उनको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके भी आगे के स्टेज में जाना हम रोक सकते हैं। तो ये सही जानकारी कम्युनिटी में होने के लिए ही आज हमने ये अस्थमा के बारे में, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे ये जो लोगों की गलत फहमियां जो है कि इनहेलर्स मतलब आदत लग जाती है या नेजल स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें काफी बार ये भी देखा गया है कि लोग गूगल पे जाते हैं, देखते हैं और बच्चों में जो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने की वजह से हाइट पे परिणाम हो सकता है या सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उनके भूख पे परिणाम हो सकता है, उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। ये सब गलत फहमियां हैं। नेजल और इनहेल स्टेरॉइड्स आर वेरी सेफ। उसमें माइक्रोग्राम में डोज होता है। सही तरीके से अगर हम लेते हैं प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से, स्टेप अप अप्रोच, तो वो एक लेवल पे लेके जाते हैं और फिर जब एक बार कंट्रोल में आ जाएगा तो स्टेप डाउन अप्रोच से हम धीरे धीरे कम करके वो कम कर देते हैं। वेरी रेयरली, वेरी फ्यू पेशेंट्स जिनमें अगर बहुत हाई डोज अगर देना पड़ा बच्चों में 18 साल के अंदर के, तो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए तभी तक उनकी ग्रोथ पे, हाइट पे परिणाम हो चुका है, ऐसा देखा गया हुआ है। और जब वो विड्रॉ हो जाते हैं बाद में, जैसे अस्थमा कंट्रोल में आ जाता है, तो वही ग्रोथ वो कैचअप भी कर लेते हैं। तो उसमें कोई डरने की बात। रही बात कुछ लोगों को गलतफहमी है कि गले में या कुछ यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो रॉन्ग टेक्निक की वजह से। जैसे नेजल स्टेरॉइड्स अगर लैटरल होना चाहिए, अगर नहीं होते, वो सीधा अगर मारते हैं तो उसकी वजह से फिर यहाँ पे नाक में कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, या गलत तरीके से अंदर खींचने की वजह से कड़वाहट होती है, गले में प्रॉब्लम होती है, या उसकी वजह से अनकंफर्टेबल लगता है लोग। तो वो सही तरीके से उसका यूज होना चाहिए। या इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर्स जो होते हैं, वो लेते वक्त काफी लोगों को कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता है प्रॉपरली। जब हम लेते हैं ना तो प्रॉपरली इनहेल करने चाहिए, तो लोग अगर जल्दी जल्दी में मारेंगे तो उसका जो है यहाँ पे चिपक जाता है, तो उसकी वजह से गले में इरिटेशन या सेकेंडरी कुछ इन्फेक्शन सारे हो सकते हैं। उसके लिए अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो उसके साथ स्पेसर्स, ऐसे कुछ डिवाइसेस होते हैं
या आजकल ब्रेथ एक्चुएटेड सिंको ब्रेथ ऐसे जैसे कुछ इनहेलर्स आ चुके हैं, उनका भी यूज हम कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती है, उसमें डोसेज भी होते हैं कब खत्म हो गया, क्योंकि काफी बार हमने ये भी दिखाया है कि लोग जो है वो रेड साइन होता है उसके नीचे भी चला जाता है और दबाते रहते हैं, वो प्रोपेलेंट होता है, उसमें मेडिसिन नहीं रहता है। उनको लगता है कि हम तो ले रहे थे, कंट्रोल क्यों नहीं आ रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो स्पेसर अगर अच्छी तरह से यूज करके अगर देते हैं, उसको स्पेसर में वो मेडिसिन स्प्रेड होकर वो प्रॉपर तरीके से अंदर चला जाएगा, यहाँ पे नहीं चिपकेगा, तो इसकी वजह से वो भी साइड इफेक्ट्स हम कम कर सकते हैं। तो सही मात्रा में और सही तरीके से यूज होना भी बहुत जरूरी है, और उसीलिए जो है कभी भी जो एक्सपीरियंस और उसमें जो डॉक्टर्स है उनकी सलाह से लेना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन या ऑनलाइन जाके कुछ चेक करके खुद होके कुछ मत कीजिए, जिससे हम हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी कर सकते हैं। और मैं लास्ट में ये मैसेज देना चाहूंगा कि 4 चीजें बहुत जरूरी है। दमा जो है ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स से लेके एनवायरमेंटल फैक्टर्स से लेके। काफी लोगों में इसमें एलर्जी अंडरलाइन ये कॉज होता है, लेकिन सभी अस्थमा में एलर्जी होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों में ये दूसरी भी कारण है, लाइफस्टाइल से लेके कौन से एरिया में रहते हैं और जेनेटिक फैक्टर्स वो भी हो सकते हैं, तो वो जगह पे प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से उसे कंट्रोल में करना चाहिए। दूसरा है कि जो इट इज अ हाइपरसेंसिटिव डिसीज, इट इज नॉट अ लोअर इम्यूनिटी। तो कोई खाने पीने में बहुत सारे बदल करके या हेवी एक्सरसाइज करके हम इसे कंट्रोल करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन चलते ही रहता है। बालदमा से काफी बच्चे जो है बालदमा ओवरकम कर देते हैं, लेकिन आगे चल के इनमें से ही बड़प्पन अस्थमा से लेके साइनोसाइटिस, नाक की हड्डी की प्रॉब्लम से लेके खराटे और भी बाकी की एलर्जीज और कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं, तो उसे प्रॉपर सलाह से ही करना चाहिए। थर्ड जो गलतफहमी है कि इनहेलर्स नेजल स्टेरॉइड्स की आदत लगती है, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल नहीं है। दीज आर द मोस्ट सेफेस्ट रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, बहुत सालों से हम यूज कर रहे हैं, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। और फोर्थ है कि एक ही मेडिसिन से ये दमा कंट्रोल में आना चाहिए, कम होना चाहिए या इसे क्योर करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉसिबल क्योर हम कहेंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉपर मेडिसिन अगर लेंगे, कुछ सिंपल प्रिकॉशंस अगर हम लेंगे, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट अगर हम करेंगे, तो जो नॉर्मल लोग जी रहे हैं उस तरह से हम जी सकते हैं, उसे हम नॉर्मल सेंसिटिविटी कहेंगे। अगर हम फिर वापस किसी चीज से प्रिकॉशन नहीं लेते हुए हम अगर एकदम कोई ज्यादा डस्ट में जाएंगे या ज्यादा पोल्यूशन में या बिल्कुल ही प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो वापस भी कभी थोड़ा बहुत ट्रिगर हो सकता है। तो उस तरह से हमें अच्छी तरह से इसका कंट्रोल करके हमें नॉर्मल जिंदगी जीनी चाहिए। धन्यवाद।